हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन देखिएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर। अब बेटा ओपन इसमें थ्योरम्स के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 3-4 लगातार क्वेश्चन करेंगे और तीनों चारों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3.7.5, वेरी इंपॉर्टेंट है और सबका एक ही पैटर्न। क्या पैटर्न रहेगा? प्रूव करना है सीआर इक्वेशन होल्ड होती है परंतु फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या प्रूव करना है? सीआर इक्वेशन होल्ड होती है बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पर? ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर। जिन बच्चों को क्वेश्चन लिखना है वो अपनी बुक से आराम से क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। तो देखिएगा आप लोग प्रूफ में। प्रूफ तो सबसे पहले क्या प्रूव करना है? सीआर इक्वेशन होल्ड हो रही है। तो गिवन क्या दे रखा है ये देखो आप। तो एक बार गिवन डेट क्या दे रखा है बेटा कि जो एफ जेड का मान है वो अंडर रूट में एक्स वाई इसका मोड है, मतलब अंदर पॉजिटिव बैठा है। क्या बैठा है बेटा? पॉजिटिव बैठा है। तो सुविधा के लिए मैं इसे अंडर रूट में एक्स वाई ले लेता हूं। वी टेक इट पॉजिटिव, मोड ले लो, पॉजिटिव है। एक्स और वाई क्या टोटल पॉजिटिव है। पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या? अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव बैठा है, ठीक है। और प्लस में आप लिख लीजिए इसे आयोटा जीरो। क्या लिख लीजिए आप इसे? आयोटा जीरो। मोड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी सुविधा के लिए। अंडर रूट में मोड आयोटा मोड एक्स वाई प्लस में अंडर रूट दिस, इसको आयोटा जीरो लिख लिया। आयोटा जीरो लिख लिया। जो आयोटा के साथ होता है बेटा वो कौन होता है? वी एक्स कोमा वाई होता है। और जो आयोटा से फ्री होता है वो कौन होता है? यू एक्स कोमा वाई होता है। तो हेयर सर एक बात तो क्लियर कर दो आप। क्या बात क्लियर कर दो? कि जो यू एक्स कोमा वाई का मान है वो अंडर रूट में मोड एक्स वाई है एंड जो वी एक्स कोमा वाई का मान है वो कौन सी वैल्यू है? जीरो है। पहली कहानी। अब सर सीआर इक्वेशन होल्ड करानी है लेकिन जीरो पर। अब सीआर इक्वेशन निकालने के लिए अपन को फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आपको पता है वी नो डेट नाउ। आपको अगर डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए ए कॉमा बी पॉइंट पर तो कैसे लिखोगे आप इसे? लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो यू ए प्लस एच कॉमा बी माइनस यू ए कॉमा बी अपॉन एच। याद करो ये फॉर्मूले लिखाए थे आपको। ए कॉमा बी का फॉर्मूला लिखाया था, वहां एफ था, अपन ने क्या ले लिया? यू ले लिया। रहेगा याद ये ए प्लस एच एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स में परिवर्तन हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट सेम है। लेकिन सर मुझे तो ओरिजिन पे चाहिए जीरो जीरो पर, तो ये जीरो जीरो पे लिख दो। इसका मीनिंग क्या हो गया कि डेल यू वाई डेल एक्स का मान जीरो जीरो पर बेटा किसके बराबर हो जाएगा? लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो यू ए की जगह जीरो तो एच कॉमा जीरो, बी की ए और बी दोनों की जगह जीरो, ए और बी दोनों की जगह जीरो, तो जीरो प्लस एच एच और बी हो गया जीरो। और ये यू जीरो कॉमा जीरो अंडर रूट में कौन आ गया बेटा? एच। अगले स्टेप में देखो क्या होगा। लिमिट्स ऑफ एच टेंस टू जीरो, नीचे तो बेटा एच ही रहेगा बट ऊपर देखो यू जीरो जीरो का मतलब ये है एक्स की जगह भी जीरो पुट करो, वाई की जगह भी जीरो। तो रख दो एक्स की जगह भी जीरो, वाई की भी जीरो, तो अंडर रूट में जीरो जीरो तो कितना आ गया? माइनस में जीरो आ गया। और एच कोमा जीरो का मतलब क्या है? एक्स की जगह एच रखो, वाई की जगह जीरो, तो एक्स की जगह एच रखा, वाई की जगह जीरो, तो वाई की जगह जीरो, तो अंडर रूट में मॉड एच इंटू जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो में एच का भाग देंगे जीरो, तो फाइनल आंसर किसके बराबर हो गया? ये जीरो के बराबर हो गया। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई जीरो जीरो पर, जो जीरो के बराबर आ गई। अच्छा, जैसे डेल यू बाई डेल एक्स निकाला इसी प्रकार क्या निकाला? डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल सकते हो। देखो एक बार इसे मिटा देता हूं मैं इसे ना। अच्छा, u ये वैल्यू आ गई मेरे पास, जीरो वैल्यू आ गई इसकी। अच्छा, अब जैसे मुझे डेल यू बाई डेल वाई चाहिए होता, डेल यू बाई डेल वाई चाहिए होता किस पॉइंट पर? जीरो जीरो पर। ए कोमा बी पर निकालो, पहले फॉर्मूला लगा दो। तो सर लिमिट्स ऑफ के टेंडिंग टू जीरो यू ए कोमा बी प्लस के माइनस में यू ए कोमा बी अपॉन कौन आएगा बेटा?
के आ जाएगा। अब किस पर चाहिए, 0 0 पर चाहिए, तो डेल यू बाई डेल वाई का मान सर ए कॉमा बी की जगह 0 0 ले लो, लिमिट्स ऑफ के टेंडिंग टू 0, नीचे विराजा कौन है के, ए और बी की जगह 0, यू 0 कॉमा के माइनस यू 0 कॉमा 0, आगे देखिएगा लिमिट्स ऑफ के टेंडिंग टू 0, 0 कॉमा के, एक्स की जगह 0 वाई की जगह के, तो एक्स की जगह 0 वाई की जगह के, तो 0 ये 0 और u 0 0 का मान 0 अपॉन के, देन फाइनल आंसर इज आल्सो इक्वल टू 0। सिमिलरली आप और भी निकाल सकते हो, डेल वी बाई डेल एक्स का मान जब निकालोगे 0 0 पर तो भी बेटा कितना आएगा 0, एंड डेल वी बाई डेल वाई का मान निकालोगे 0 0 पर वो भी कितना आएगा बेटा 0 आएगा। तो चारों वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0 आ जाएंगी, चारों वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 आ जाएंगी। जब चारों वैल्यू 0 हो जाएंगी तो सीआर इक्वेशन अपने आप होल्ड हो जाएंगी। तो मैं क्या बोलूंगा, इसे मिटा देते हैं, क्या बोलोगे, अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं भाई कि डेल यू बाई डेल वाई का सर, डेल यू बाई डेल एक्स का मान 0 0 पर बराबर है डेल वी बाई डेल वाई के 0 0 पर, है कि नहीं, दोनों 0 0, ये भी 0 है ये भी बराबर है, तो पहली सीआर इक्वेशन होल्ड हो गई। एंड आप ये भी कह सकते हो डेल यू बाई डेल वाई का मान 0 0 पर बराबर है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के 0 0 पर, है कि नहीं बराबर, बिल्कुल बराबर, अरे चारों 0 है, ये भी 0 बराबर 0 0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया कि सर कौशी रीमान समीकरण 0 0 पर संतुष्ट हो रही है। तो क्या लिखोगे, अतः कौशी रीमान समीकरण, कौशी रीमान समीकरण 0 0 पर संतुष्ट होती हैं, होल्ड होती है, सेटिस्फाइड होती है। बट अब अपन किस पर चला, देखो ये तो प्रूव करना था सीआर इक्वेशन होल्ड होती है, अब अपन प्रूव करेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे, z बराबर 0 पर अवकलनीयता, अब z बराबर 0 पर अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी एट z बराबर 0, z बराबर 0 पर बेटा डिफरेंशियबिलिटी देखें आप कि क्या मीन मायने होते हैं डिफरेंशियबिलिटी के। तो पहले तो सर डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओ, फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला भाई, लिखता हूं मैं, एफ डैश z0 का मान लिमिट ऑफ z टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ z0 z माइनस z0। अब इसका मान एग्जिस्ट होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी पथ के अंदर जाओ लिमिट का मान क्या होना चाहिए, सेम। एग्जिस्ट हो जाए तो डिफरेंशिएबल, नहीं हो रहा तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसको देखो आगे अपन कैसे प्रोसेस करेंगे, मिटाता हूं मैं ऊपर, एक मिनट बस। अच्छा जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, लेकिन z0 की जगह किस पर चेक करना है, 0 पर। तो अगले स्टेप में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, z0 की जगह सर 0 ले लो, लिमिट्स ऑफ z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस f0 और दिस इज z माइनस 0, ठीक है कि नहीं है। अच्छा अगले स्टेप में देखो सर, लिमिट ऑफ इस एफ जेड की वैल्यू पता है अपन को, मोड एक्स वाई, और f0 का मतलब क्या होता है, z का मान 0, z का मान 0 का मतलब होता है x और y दोनों 0,
एक्स और वाई जब दोनों जीरो है तो एफ जेड का मान कितना हो जाएगा, जीरो। और नीचे जेड की जगह आप रख लो एक्स प्लस आयोटा वाई, जीरो हट गया। अच्छा, नीचे में जब एक्स और वाई आ गया, जेड का मान कितना होता है बेटा, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है कि नहीं है। तो जब जेड टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब एक्स भी जीरो की ओर जा रहा है और वाई भी जीरो की ओर जा रहा है। इसका मतलब भाई एक्स टेंड्स टू जीरो एंड वाई टेंड्स टू जीरो। फाइनली जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, एक्स टेंड्स टू जीरो, वाई टेंड्स टू जीरो, अंडर रूट में मोड एक्स वाई एक्स प्लस आयोटा वाई। अब याद करो आप रियल एनालिसिस जिसमें अपन ने डबल लिमिट कराई थी, क्या लिमिट कराई थी बेटा, डबल लिमिट। ऐसी जब भी कोई लिमिट्स आती है, सबसे पहले फिक्स टारगेट होता है पुट y बराबर mx, फिक्स है बेटा। क्या पुट कर लो इसमें, पुट कर लो भाई सबसे पहले y बराबर mx। देन देखिएगा क्या सीन बनेगा, इक्वल टू लिमिट्स ऑफ अंडर रूट में मोड x y की जगह इंटू mx, फिर x प्लस आयोटा mx, और x बचा तो लिमिट किसकी लगेगी, x टेंड्स टू जीरो। अगले स्टेप में देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, मोड कटा x, x कॉमन ले कट गया तो अंडर रूट में m और 1 प्लस आयोटा m, x कट ही गया। अब x बचा ही नहीं है तो लिमिट लगाने का मतलब ही नहीं है। तो f डैश जीरो का मान क्या आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास अंडर रूट m अपॉन में 1 प्लस आयोटा m। अब क्या कंसेप्ट है गुरुजी, अब कंसेप्ट ये है, मान लो कोई बच्चा गया y बराबर x के अनुदिश, किसके अनुदिश चला, y बराबर x के अनुदिश, मतलब m का मान 1 ले लिया, तो आंसर क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 अपॉन में 1 प्लस आयोटा 1, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, जब 2 के अनुदिश गया, y बराबर 2x के अनुदिश गया, तो आंसर क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 1 प्लस 2 आयोटा। तो चेंज हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया चेंज। सर दो भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश जाने पर लिमिट का मान बदल रहा है। एग्जिस्ट कब होता, जब सेम आता, लेकिन हकीकत में सेम नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। जब दो पथों के अनुदिश गए आंसर अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आंसर में जब भी एफ मचे तो आप समझ जाइए लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या बोलोगे, तो लिखो भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश, भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश लिमिट का मान एफ डैश का जेड, एफ डैश जीरो का मान ले लो, एफ डैश जीरो का मान अलग अलग मिलता है, अलग अलग मिल रहा है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या जरूरत है, ये सेम मिले, किसी भी पथ के अंदर जाओ आंसर क्या हो, सेम हो, अलग अलग मिल रहा है। अतः फलन z बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ये बेटा नहीं है। तो वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, अब 4 या 5 क्वेश्चन है, सब में सेम पैटर्न है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा बट फंक्शन सीआर इक्वेशन होल्ड करेगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है। बाकी अपन नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। एक बार रुकिएगा, मैं इसे थोड़ा देखता हूं। यस प्लीज बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। चलिएगा एक बार रुकिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसे मिटा दूं पहले, इसे अपन क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ अदर, एक और क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो भी काफी खास क्वेश्चन और आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या पुट करोगे, y बराबर mx, डबल लिमिट देखते के साथ ही क्या पुट करना है, y बराबर mx। अगर m आ जाए तो मतलब लिमिट का मान सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिंपल से फंडा, सिंपल से क्या बेटा, फंडा आ जाए इसके। अच्छा, और देखिएगा क्वेश्चंस करते हैं, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर
3.10.9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पता है आप लोगों को इससे पहला वाला एग्जाम्पल होमवर्क है आप लोगों के लिए, प्यार से इस एग्जाम्पल को उतारिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा। सेम इसकी तरह होगा जैसा मैं 9 करा रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पहले जो गिवन दे रखा है, इसमें गिवन ये है कि भैया एफ जेड का जो मान दे रखा है वो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन में एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10। ये कहानी कब है? जब गुरुजी जेड का मान 0 नहीं है और एफ जीरो का मान कितना दे रखा है? 0। ये कहानी दे रखी है। क्वेश्चन वही है कि सीआर इक्वेशन होल्ड हो रही है परंतु फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक मिनट यार, है ना। ओके, यस। तो क्या क्वेश्चन है कि भाई फंक्शन सीआर इक्वेशन होल्ड हो रहा है परंतु डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक बात देखिएगा, सॉल्यूशन करते टाइम गिवन क्या दे रखा है सरकार ने? सर एफ जेड का मान गिवन कर रखा है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 10। अलग अलग कर लूं? कर लीजिएगा। तो देखो एफ जेड इज इक्वल टू, ये ऊपर गुणा हो जाएगा एक्स की पावर क्यूब वाई की पावर 5 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6, ठीक है। और अलग अलग भी कर लो, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 का अलग भाग और एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 का अलग भाग। चेक कर लेना, ये एक्स क्यूब वाई 5, ये एक्स स्क्वायर वाई 6। जो सिंपल होता है वो इस दुनिया में यू एक्स कॉमा वाई होता है और जो आयोटा के साथ लिखा होता है वो वी एक्स कॉमा वाई होता है। इसका मतलब आप बोलोगे सर जी हेयर एक कहानी है कि यू एक्स कॉमा वाई का जो मान है सर एक्स क्यूब वाई की पावर 5 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 है, पहली कहानी। एंड वी एक्स कॉमा वाई का जो मान है गुरुजी एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10। लेकिन ये कहानी यूज कब कर सकते हैं? जब जेड का मान 0 नहीं हो। मतलब जेड किसके बराबर होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई का मान 0 के बराबर नहीं हो, ठीक है नहीं, तब यूज कर सकते हैं। और 0 कब आ रहा है समझ रहे हो? 0 का मतलब जानते हो? इस 0 का मतलब जब जेड एफ जेड, देखो एफ जेड बराबर कितना होता है? u प्लस आयोटा वी। तो एफ जेड, तो जेड की जगह किसी ने 0 पुट किया, जेड की जगह 0 पुट किया मतलब x प्लस आयोटा वाई का मान 0 पुट किया, मतलब x की जगह 0 पुट किया और y की जगह क्या पुट किया? 0 पुट किया, तभी तो 0 के बराबर आएगा। जब x और y की जगह 0 पुट किया तो एफ जेड का मान क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। इसका मतलब u का मान भी 0 मिल रहा है और v का मान भी कितना है? 0। तो जब x और y दोनों 0 हैं तो u का मान सर कितना आ रहा है? 0 और v का मान कितना आ रहा है? 0। ये समझने वाली बात है। जब एक्स वाई 0 नहीं है तो ये वाला काम में लेना है फॉर्मूला। और जब जो 0 है जेड, तो एफ जेड भी 0 मिल रहा है। मतलब एक्स और वाई जब 0 है तो यू और वी भी कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। समझे कि नहीं? ये इस बात का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब 0 नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो और जब दोनों 0 हो जाएं तो कितना मान है दोनों का? यू का मान भी 0, वी का मान भी 0। अब सर फॉर्मूले लगाइए सीआर इक्वेशन होल्ड करने के लिए। फॉर्मूले आप लोगों को बता रखे हैं, जैसे पिछला ही क्वेश्चन था कि डेल यू बाई डेल एक्स का मान 0 बाई 0 पर चाहिए था। तो रूल क्या कहता है कि लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू 0 यू एच कोमा 0, पता है ए कोमा बी की जगह 0 ले लिया, यू 0 कोमा 0 बटे कौन आ रहा है? एच। उम्मीद करता हूं पिछले एग्जांपल समझ में आएगा, ए और बी की जगह 0 ले लिया है, ठीक है। अब आप देखिएगा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, नीचे कौन है? एच, नीचे कौन है? एच। अब देखो 0 0, तो बताया जब x और y दोनों 0 है तो u का मान कितना है? 0। देखो ना x और y दोनों 0 तो u का मान कितना है? 0। और h कोमा 0 का मतलब क्या है? x की जगह h रखो और y की जगह 0 रखो। तो सर ये तो h 0 0 दोनों 0 होते तो आंसर 0 आता।
और दोनों जीरो नहीं है मतलब x जीरो नहीं है, तो मतलब ये भी जीरो नहीं है, तो कौन सा काम में आएंगे, ये काम में आएंगे। x की जगह h और y की जगह जीरो, तो h क्यू, y की जगह जीरो तो ये जीरो, और h की पावर 4 प्लस जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर टोटल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। समझे कि नहीं भाई, जब x y की जगह जीरो ले लोगे, यहां आपने h क्यू ले, तो जीरो गुणा होकर जीरो हो जाएगा, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे आंसर क्या मिलेगा, जीरो, तो इसका मान जीरो आ गया। इसी प्रकार आप डायरेक्ट सारे ज्ञात कर लेना, डेल यू बाई डेल वाई का मान जीरो जीरो पर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी प्रकार डेल वी बाई डेल वाई का मान जीरो जीरो पर क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। और डेल वी बाई डेल एक्स का जो मान होगा वो क्या आएगा, जीरो जीरो पर, वो भी जीरो आएगा। उम्मीद करता हूं ये तीनों वैल्यूज, चारों वैल्यूज आप निकाल लोगे। नहीं निकाल पाओ तो बड़े प्यार से सिमिलरली लिख देना, इसका मान कितना आएगा, जीरो। बढ़ जाऊं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं ये, आज का लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आप रिमेंबर रखें। अब आप देखिएगा, जस्ट 1 सेकेंड है ना, अच्छा ओके, 1 मिनट बस है ना, मतलब मिटा देता हूं ना, मिटा दीजिए। तो सर ये मिटा दोगे ना आप, तो आप ये तो समझ चुके कि सी आर इक्वेशन तो होल्ड होगी, ये एल एच एच जीरो, आर एच एच जीरो, एल एच एच जीरो, आर एच एच जीरो। तो एक लाइन लिख दो, लिख लेना है ना, क्या लिखना आप लोग लाइन, अतः यहां कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, लिख लोगे, कौशी रीमान समीकरण लिखो, और फिर लिख दो अतः यहां कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। लिख नहीं रहा मैं, चल जाएगा ना काम, बोलो चल जाएगा, लिखना है ना, लिखना, छोड़ना नहीं है ना। तो मैं आगे बढ़ता हूं ना, ओके। तो सर ये तो आपने बता दिया, बहुत ही छोटा सा खेल लगा कि भाई ये सी आर इक्वेशन होल्ड कर रही है, ये एल एच एस आर एच एस, एल एच एल आर एच एल, सी आर इक्वेशन होल्ड हो गई। अब फिर हेडिंग डालना बेटा, जेड बराबर जीरो पर क्या चेक करना है, अवकलनीयता, अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी एट जेड बराबर जीरो पर। पहले सर फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या था, एफ डैश जेड जीरो का मान, लिमिट्स थी सर, जेड टेंस टू जेड जीरो था, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो था, और नीचे कौन था, जेड माइनस जेड जीरो था। जेड जीरो की जगह जीरो पर चेक कर रहे हो तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट्स ऑफ जेड टेंस टू जीरो, नीचे कितना आ गया जेड की जगह, एक्स प्लस आयोटा, सॉरी जेड माइनस जीरो, एफ जेड माइनस एफ जीरो, एफ जीरो का मान जीरो है तो ये जीरो ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू जीरो एफ जेड अपॉन जेड। ठीक है, एफ जेड का मान रख दीजिए, मिटा रहा हूं ना, मिटा दूं मैं, इधर से मिटा देता हूं, यहां पर एफ जेड का मान रख दीजिए, एफ जेड का मान ये रहा पूरा, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स प्लस आयोटा वाई, नीचे एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10, और इन सब के बटे में आ रहा है जेड, जेड का मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई, और जब x और y आ गई, z टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो एंड y टेंडिंग टू जीरो। अब मैं उम्मीद करता हूं मैं इसे बड़े प्यार से मिटा सकता हूं, मिटा दीजिएगा बेटा, वी डिलीट इट, वी डिलीट इट, अपन इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कुछ, ये कट रहा है, इससे ये कट गया, इससे ये क्या हो गया, कट गया। सो फाइनली अब आप नीचे लिख लेना इधर, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो y टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10, किसकी वैल्यू है ये, f डैश जीरो की सर। अब आपको बताया था बिना सोचे समझे पुट कर दीजिए, y बराबर mx, पहला पद ऐसे चूज करते हैं, तो जब आपने पुट किया y बराबर mx, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर m की पावर 5 x की पावर 5 x की पावर 4 m की पावर 10
x की पावर 10, ठीक है कि नहीं है। और कुछ कॉमन लेके कट रहा है, आप देखिएगा गौर से। दैट इंप्लाइज f डैश 0 इज इक्वल टू, देखो ऊपर x की पावर 7 और नीचे x की पावर 4, तो कट जाएगा, ऊपर x की पावर q बचा रहेगा। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 x की पावर q m की पावर 5, और नीचे क्या आ रहा है, x4 कट गया, देन 1 प्लस m की पावर 10, 4 कट गया, x की पावर 6, ठीक है। अब x टेंस टू 0 को, तो ऊपर कितना आ रहा है बेटा 0, दिस इज 1 प्लस 0, एंड टोटल आंसर कितना आ गया 0। तो f डैश 0 का मान कितना मिल गया 0। अब समझो आप खास बात, सर f डैश 0 का मान 0 है, जैसे कल को सर कोई बच्चा y बराबर x के अंदर m बराबर 1 ले लिया क्यों, तो भी आंसर 0 आएगा। y बराबर 2x के अंदर गया, m की जगह 2 ले लिया तो भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि m कुछ भी ले ले। y बराबर 3x ले लिया तो भी आंसर सर 0 आ रहा है। इसका मतलब सर किस इन पथों के अंदर जा रहे हो, किस पथों के अंदर, y बराबर x, y बराबर 2x, y बराबर 3x, और इन पथों के अंदर जब आप गमन कर रहे हो तो आंसर कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। और जब सभी पथों के अंदर जब आंसर 0 मिले तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट है। बोलो ना, एग्जिस्ट है कि नहीं, नहीं भाई लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। जो कारण क्या है, अपन ने क्या क्वेश्चन है कि किसी भी पथ के अंदर, किसी भी पथ के अंदर जाओ लिमिट सेम होनी चाहिए। अब सर जब इस पथ के अंदर जा रहे तो लिमिट 0 आ रही है, लेकिन एक और पथ है मेरे पास, देखो अगर मैं पुट कर लूं, पथ ही तो चूज किया अपन ने, जैसे यहां y बराबर mx पुट किया, तो एक पथ चूज कर लूं। इफ वी टेक मान लो मैं ऐसा ले लूं, y की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लूं, तो एक बार रख के देखो, f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, y 5 की जगह एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 4 हो गया, और दिस इज x4 और ये भी x4, तो आंसर आ रहा है बेटा 1/2। तो मतलब सर जब इस पथ के अंदर जा रहे तो 0 आ रहा था, और जब इस पथ के अंदर गए y की पावर 5 एक्स स्क्वायर को अन्य पथ था इसके अंदर गए, तो आंसर कितना आ रहा है 1/2। तो चेह अलग होगा कि नहीं है, अलग हो गया, और जब अलग हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या समझे आप, तो सबसे पहले y बराबर mx ले लो, और अगर mx लेने पर m में आंसर आ जाए तो वही बोल दो डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर मान लो कोई कांस्टेंट जैसे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो कुछ अन्य पथ सोचो। अन्य पथ बेटा दिमाग से ही आएगा, y की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा सोचते हैं जो ऊपर व नीचे दोनों की डिग्री क्या हो जाए, सेम हो जाए। और ये सिर्फ आपको अपनी मेहनत से आएगा, ये सिर्फ आपको अपनी मेहनत से आएगा। वैसे मैं बता दूं, इस पूरी बुक के अंदर इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अपन ने y की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सोचा, और एक और क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन के अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें अपन को पथ सोचने की जरूरत पड़ेगी। सब में y बराबर mx से सेट हो रहा है, और किसी में मान लो कि 0 आ रहा है या कांस्टेंट आ रहा है तो पथ सोचते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या कंसेप्ट हुआ, CR इक्वेशन होल्ड है सर, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले आप डेफिनेशन लगाओ, डेफिनेशन लगा दोगे, फिर y बराबर mx रखो, और आंसर 0 ना आए तो वही m आ जाए तो आंसर वही, और m अगर नहीं आए तो कुछ अन्य पद सोचो, हो जाएगा ये क्वेश्चन। लिमिट डिफरेंट है, लिमिट डिफरेंट है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बाकी भाई देखो थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको रेगुलर सिलेबस की आप टेंशन ना लें, सिलेबस मेरे ऊपर छोड़ दें, सिलेबस मैं कंप्लीट करा के दूंगा। ऑनलाइन का सिलेबस मेरा सही सिलेबस चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ऑफलाइन लेक्चर्स में भी इतना ही चल रहा है, समझ रहे हो, ऑफलाइन लेक्चर में ज्यादा नहीं चल रहा है, सेम सिलेबस चल रहा है जो आप लोगों का चल रहा है। कोई भड़बड़ाहट मत बताओ, आपकी डायनेमिक्स भी होगी है, उन बेचारों की भी डायनेमिक्स भी नहीं हुई है, ठीक है। तो आप ऐसे घबराएं नहीं, तो आपको सिलेबस कंप्लीट दूंगा। कभी कभी क्या है, जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं बीएड के, तो उस वजह से थोड़ा समस्या रहती है मेरे साथ, मैं ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, तो थोड़ा सपोर्ट करें। तो बाकी आपको सिलेबस कंप्लीटली डन करा दूंगा मैं। थैंक यू सो मच।